नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खेल के मैदान से। आज 70 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रचा और कंगारुओं को पर टेस्ट और वनडे सीरीज में मात दी है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट और वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। हालांकि T20 सीरीज बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन वनडे और टेस्ट सीरीज की बात करें तो दोनों ही सीरीज में कोहली ब्रिगेड कंगारुओं पर भारी दिखाई दी। टीम इंडिया ने 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया, तो वहीं 70 साल बाद ब्लू ब्रिगेड ने कंगारुओं की सरजमी पर वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। बता दें कि अनुभवी बल्लेबाज MS धोनी को सीरीज में शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द सीरीज दिया गया और आज के मैच में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए चहल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। संघ ने एक बार फिर से सरकार और समाज को आईना दिखाया। संघ प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी होगा। कि हम अपना काम ठीक नहीं करते, नहीं तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी सीखना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। उनका निशाना सरकार से लेकर समाज तक था और संदेश साफ था कि भारत को महान बनाना है तो देश के लिए जीना होगा। कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते, नहीं तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश में विकास की रफ्तार को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि समाज में देश के टुकड़े करने वाले बयान देने वालों के भी समर्थक हैं, जो समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कि जैसा हमको आगे बढ़ना चाहिए वैसा हम आगे नहीं बढ़ रहे। विकास की प्रगति की बात थोड़ी बाजू भी रखी तो भी अभी भी हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारा देश क्या है, हमारा एक देश है कि नहीं है। और हमारे देश में देश का टुकड़ा हो ऐसी घोषणा करने वाले लोगों के भी पक्षधर लोग मिलते हैं। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल दागे। भागवत ने कहा कि सीमा पर युद्ध नहीं है, फिर भी भारत का जवान शहीद हो रहा है। मतलब साफ है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। नहीं तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। भागवत ने कहा कि सीमा पर जवान शहीद ना हो और देश में विकास की रफ्तार मिले, इसके लिए हम सभी को देश के लिए जीना सीखना होगा और देश को महान बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। कि देश को बड़ा बनाने के लिए उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, सतत करना पड़ता है और सबको करना पड़ता है। अपने देश को बड़ा बनाना ये ठेके पर देने का काम नहीं है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों ने सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है और विरोधियों को सरकार के खिलाफ बोलने का एक और मौका दे दिया है। लेकिन भागवत का यह संदेश सरकार के साथ समाज के लिए भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे संघ के सह सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी अपने राम मंदिर पर दिए बयान पर डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। भैयाजी जोशी ने एक कार्यक्रम में कल मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि अब राम मंदिर 2025 में ही बन पाएगा। वहीं जब आज प्रेस ने उनसे इस बयान के बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि अगर आज से मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसे बनने में 5 साल लग जाएंगे और फिर इस तरह से 2025 में ही मंदिर बन पाएगा। भैयाजी जोशी ने पत्रकारों से ज्यादा बातचीत नहीं की और न ही उनके सवालों के जवाब दिए। मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा। सर, वो क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025 में? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए।
तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ, बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या अब सरकार को तय करना है। सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब सब 25 तारीख की डेट आ गई सर। और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है, आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला जाए कि चुनाव में एक बार जनता को फिर से ये बात कही जाएगी मंदिर? और चलिए, इससे पहले क्या कुछ कहा था भैया जी जोशी ने राम मंदिर को लेकर, आपको सुनवाते हैं। के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली है विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना का डंका विदेशों में भी बजने लगा है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिल गेट्स ने मोदी सरकार की इस योजना की तारीफ की है। जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है। आयुष्मान भारत योजना पिछले साल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। गरीबों को इलाज के लिए बनी इस योजना ने 100 दिन पूरे कर लिए और अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने इसे मोदी सरकार की कामयाबी करार दिया। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे दौलतमंद शख्स बिल गेट्स भी मोदी सरकार की इस योजना पर पीठ थपथपाते नजर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर गेट्स ने पीएमओ को हैशटैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि आयुष्मान भारत के पहले 100 दिन के मौके पर भारत सरकार को बधाई। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। दरअसल हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश नड्डा ने 2 जनवरी को ट्वीट कर बताया था कि आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग के 100 दिनों के भीतर 6,85,000 गरीबों ने फ्री में इलाज कराया और इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के इसी ट्वीट को बिल गेट्स ने रीट्वीट करते हुए भारत सरकार को बधाई दी। जहां तक आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो पिछले साल 2018 के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया। आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसकी लॉन्चिंग हुई। गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की इसमें सुविधा है। इस योजना को मोदी केयर भी बोला जाता है। आयुष्मान भारत योजना के सीईओ इंदु भूषण के मुताबिक ये स्कीम लगातार पॉपुलर हो रही है और अभी तक 8.5 लाख लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात जोधपुर की उस लाडली शिप्रा शर्मा की जो आतंकियों की ज्यादती का शिकार हुए लोगों की सेवा के लिए अफगानिस्तान गई थी और वहीं एक आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। कृष्णानगर केबी 150 में मातम पसरा हुआ है। यहाँ रहने वाले हर शख्स की आंखें नम है, हर कोई जार जार है। 1 हफ्ते पहले तक इस घर में खुशियां बरस रही थी, लेकिन अब सिवाय गम के कुछ और नहीं है। शिप्रा के पिता ने 2 दिन तक शिप्रा की मौत की खबर उसकी मां से छुपाए रखी, लेकिन कब तक छुपाए? बेटी के गुजर जाने की खबर तो बतानी ही थी। घर पे भी ऐसा माहौल था कि जो फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है उनको हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो आज तक हम लोग उसको वजन को 3-4 दिन से सब जो मेल मेंबर्स हैं वो सहन कर रहे हैं। तो 15 को सर हमें मालूम हो। शिप्रा क्यों हर किसी के लिए बेमिसाल थी, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि शिप्रा की मौत कैसे हुई। 14 जनवरी की शाम काबुल में एक धमाका हुआ था। आरडीएक्स से भरा ट्रक शिप्रा की बिल्डिंग से टकराया था। शिप्रा जिस कमरे में थी वो कमरा मलबे में बदल गया था। 15 जनवरी को शिप्रा की मौत की खबर उसके घर वालों को मिली। 35 साल की शिप्रा बेमिसाल थी।
भले ही वो अपने पीछे 4 साल के बच्चे और पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गई हो, लेकिन बचपन से उसकी आदत थी दूसरों के आंसू पोंछने की, और इसी आदत की वजह से वो अफगानिस्तान पहुंच गई। आइए बताते हैं आपको शिप्रा की पूरी कहानी। शिप्रा शर्मा की शुरुआती पढ़ाई जोधपुर में हुई। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से शिप्रा ने बीकॉम किया था। वो लंदन की स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी थी। शिप्रा ने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। कई एनजीओ में काम करने के बाद शिप्रा शर्मा AICS से जुड़ गई। नए साल की छुट्टी मनाकर शिप्रा 13 जनवरी को ही अफगानिस्तान लौटी थी। 14 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे शिप्रा ने अपनी मां को वीडियो कॉल भी किया और आधे घंटे बाद ही उसकी बिल्डिंग में धमाका हो गया। शिप्रा के पिता कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने शिप्रा को भारत लौट आने के लिए कहा था, लेकिन उस पर तो कुछ और धुन सवार था। शिप्रा के मामा का कहना है कि शिप्रा बचपन से ही औरों से अलग थी और मानवता की सेवा के लिए ही वो काबुल चली गई थी। उसका उद्देश्य कुछ देश के लिए, कुछ औरों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन केयर के लिए कुछ करूं, इसी में उसके वो वहाँ पे उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वहाँ पे काम किया उसने। मैंने उसको जाते वक्त कहा भी था, मैंने कहा बेटा हाँ रोज़ बॉम्बिंग हो रही है वहाँ, ISIS और तालिबान रोज़ बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो आप तेरे लिए वो ठीक नहीं है, तू वहाँ से शिफ्ट हो जा आप जल्दी। यहाँ इंडिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसने कहा मामा मलाला यूसुफजई कर सकती है, तो मैं नहीं कर सकती। कहा वो तो मेरे से बहुत छोटी है, मैं कुछ कह नहीं पाया उसे। शिप्रा अक्सर कहा करती थी मौत आनी है तो कहीं भी कभी भी आ जाएगी, लेकिन उसकी मौत इतनी कम उम्र में और ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही शिप्रा की पार्थिव देह जोधपुर पहुंची, जहां शहर के कृष्णा नगर में अंतिम यात्रा निकलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया में इन दिनों वायर हैशटैग 10 ईयर चैलेंज का सियासी सुरूर छाने लगा है और इसी सुरूर में कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गई है। चढ़ रहा है हैशटैग चैलेंज का नशा। ये सोशल मीडिया का हैशटैग चैलेंज है। ये इंडियन पॉलिटिक्स का हैशटैग चैलेंज है। सोशल मीडिया में इन दिनों जिसे देखो वही हैशटैग 10 इयर्स चैलेंज में व्यस्त है। आम लोग हों या हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर या फिर अलग अलग खेलों के प्लेयर्स, सब के सब लगे पड़े हैं हैशटैग 10 इयर्स चैलेंज को पूरा करने में। कोई अपनी ही नई पुरानी तस्वीरें लगा रहा है तो कोई नई पुरानी तस्वीरों के जरिए किसी को मुंह चिढ़ा रहा है। सोशल मीडिया में चल रहे इसी हैशटैग चैलेंज के स्यापा में अब सियासी लोग भी कूद पड़े हैं। पहल कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट पर की तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। पहले बात कांग्रेस के चैलेंज की करें तो कांग्रेस ने एक के बाद एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्राइम और डीजल पेट्रोल के प्राइस पर 10 साल का चैलेंज दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। हैशटैग 5 ईयर चैलेंज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी, टेरर अटैक, गैस कनेक्शन, होम लोन्स, स्कैम और हेल्थ केयर जैसे मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की कि उसने कांग्रेस की सरकार से ज्यादा बेहतर काम किया है। यूपीए के काम बनाम एनडीए के काम की इस जंग में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राम मंदिर और बीजेपी हेडक्वार्टर पर भी तंज कसा है। थरूर के इस तंज पर सीधे सीधे पलटवार की तस्वीरें तो हमें बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से पलटवार करने में कोई कमी नहीं रखी है। सोशल मीडिया पर ऐसे स्यापे तो खूब होते हैं,
कभी किकी चैलेंज तो कभी बर्ड बॉक्स चैलेंज के नाम पर। लेकिन ऐसा स्यापा सियासत में भी नजर आएगा, किसी ने सोचा नहीं था। खैर, इन तस्वीरों को देखिए, मजे लीजिए और दिल करे तो कमेंट कीजिए। हाँ, अनुशासित और नियमों के दायरे में रहकर, नहीं तो साइबर क्राइम के पचड़े में भी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बात करेंगे प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर की। और हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, स्वास्थ्य विभाग खुद इसकी चपेट में आ जाए तो क्या होगा? ये रिपोर्ट देखकर समझिए। स्वाइन फ्लू की जद में भगवान, कब थमेगा मौतों का सिलसिला? कब जागेगी सरकार? नासूर की नब्ज पकड़ो। सूबे में स्वाइन फ्लू नासूर बनता जा रहा है। एक ऐसा नासूर जिसकी नब्ज जल्द नहीं पकड़ी गई तो ये नासूर ना जाने कितनों को अपने आगोश में ले लेगा। जी हाँ, स्वाइन फ्लू का कहर हर रोज बढ़ता जा रहा है। पूरा प्रदेश इसकी जद में आ चुका है। हर रोज पॉजिटिव मरीजों और मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब स्वास्थ्य विभाग खुद इसकी चपेट में आ जाए तो सूबे के बाकी लोगों का क्या होगा? जी हाँ, राज्य के कावड़िया अस्पताल के अध्यक्ष स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। यही नहीं, एसएमएस अस्पताल के 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स और चिकित्सक, कोटा चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक और इनकी पुत्री, झालावाड़ में एक महिला मेडिकल सुपरवाइजर, श्री गंगानगर के पूर्व पीएमओ सुनीता सरदाना और उनकी पुत्रवधू, चूरू में एक पैरामेडिकल स्टाफ। ऐसे में एक नहीं, सैकड़ों की फहरिस्त है जो जद में है। और आखिर राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ टीकों की कमी और जागरूकता का हवाला दे रहा है। कई जगह तो टीके उपलब्ध नहीं है, जबकि गवर्नमेंट कहती है टीके भी सब जगह उपलब्ध करवाए या लोकल परचेजिंग वगैरह खरीद लें। और दूसरा, अवेयरनेस का भी अभाव ही है। बहुत से बंदे ये भी चाहते हैं कि अभी तक ठीक है कि नहीं है, अभी तक जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी वो अवेयरनेस अभी तक प्रॉपर आई नहीं है लोगों में। जो भगवान खुद मरीजों का इलाज करते हैं, वो धरती का भगवान ही स्वाइन फ्लू की चपेट में आ जाए तो इलाज कराने किसके पास जाया जाए? ऊपर से स्वास्थ्य विभाग की टीकों का दुहाई कि प्रदेश में चिकित्सकों को टीका लगाया जा रहा है, जिसके बचाव की अवधि 1 साल की होती है। टीके को सार्वजनिक तौर पर इसलिए भी नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसकी लागत ज्यादा होती है और इसके साइड इफेक्ट का भी खतरा रहता है। ऐसे में पूरी जानकारी देने के बाद ही स्टाफ को टीका लगवाने के लिए कहा जाता है। वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइन भारत सरकार से आई हुई हैं, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और सब जगह ये एमआरएस से जो वही कर्मी जो उनके स्वाइन फ्लू के पेशेंट के संपर्क में आते हैं, उन्हें लगवाए जाने का प्रावधान भी है। तो अभी इस तरह की कोई कहीं शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सच तो ये, मौत का दूसरा नाम स्वाइन, जो पहले सरकार से लेकर जनता को जागरूक होना पड़ेगा और मिलकर इस मौत के वायरस से लड़ना होगा और इसके पांव पसारने से। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है, उसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि जो इस मुहिम में जुटे हुए लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए टीके उपलब्ध कराए जाएं। जहां एक और लोकल परचेज की बात कही गई है, वहीं लैब टेक्नीशियंस का कहना है कि जागरूकता के अभाव के चलते भी चिकित्सा कर्मी और चिकित्सक भी लगातार स्वाइन फ्लू के शिकार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विनु के साथ सचिन शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। बात बीकानेर हाईवे की। यहाँ गुरुवार की देर रात उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई और देखते ही देखते एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हाईवे पर मौत की आग। पहले हुई 2 ट्रकों में टक्कर, फिर लगी दोनों ट्रकों में आग। जिंदा जल गया एक ट्रक ड्राइवर। गंभीर रूप से झुलसे 3 और लोग। इन भयावह तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बीकानेर हाईवे ना हो बल्कि आग का दरिया हो। हादसे के वक्त जो कोई मौके पर मौजूद था, हर किसी की हिम्मत पस्त थी। ट्रक में फंसे ड्राइवर की मदद करने की बात तो दूर, जलते हुए ट्रक के नजदीक भी जाना खुद को दहकते शोले में झोंकने जैसा था।
दोनों ट्रकों में आग लुनकर नसर और धीरेरा के बीच लगी है। ये आग इतनी विकराल थी कि एक ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन बाहर निकाले गए तीनों लोग भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। तीनों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से कई घंटों तक बीकानेर हाईवे पर जाम लगा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ट्रकों की रफ्तार हद से ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई और फिर दोनों में आग लग गई। ऐसे हादसे से बचने के लिए ही ये सलाह दी जाती है कि अपनी रफ्तार पर हमेशा काबू रखें, नहीं तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है और फिर पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता। रवि बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2018 के लिए बापू गांधी अवार्ड कैटेगरी में राजस्थान की 8 साल की बच्ची अनिका जैमिनी का चयन हुआ है। अनिका जैमिनी ने कहा कि ब्रेवरी अवार्ड मिलने पर वो बेहद खुश हो रही हैं और आज उनके पापा की सीख उनके काम आई। ICCW ने बाल वीरता पुरस्कार के लिए 21 बच्चों का चयन किया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान की अनिका। अनिका, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आप कितने इयर्स के हो और आपने क्या किया था जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है? दूध लेने गई थी, जब मैं आ रही थी ना हेलमेट पॉइंट की दुकान पे एक अंकल मिले, उनने स्कूल के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। फिर भी जबरदस्ती गार्ड पे बैठा के मेरे को आशा नीचे पुलिया के नीचे आशा पब्लिक के स्कूल के पास ले गए। मैंने कहा था अंकल छोड़ दो, मेरे को जाने दो। ऐसा कहा। एक मिनट, जब मैं भाग के आ रही थी ना, उनने मेरे यहाँ पे और गर्दन के पीछे मारी थी किसी टॉर्च जैसी चीज से, और फिर मैं भाग के आ गई। तो आपको खराब हो गई थी। अच्छा, जब आपने इतना ब्रेवरी का काम किया तो कैसे लगा कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए? कहाँ से मिला इंस्पिरेशन? पापा ही कहते जो भी अनजान आदमी मिले उसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यानी कि पापा ने सिखाया था, वो सीख काम आई आपको? हाँ। अनिका के पापा भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अनिका ने कहा कि पापा से सीख मिली थी कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में अनिका ने जो कारनामा कर दिखाया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है और मेरी सीख काम में आई। पापा मम्मी भी यही सिखाते हुए किसी से बात नहीं करना, और कोई अनजान हो तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखे और बात नहीं करे। तो अब जब अनिका का सिलेक्शन ब्रेवरी अवार्ड के लिए हुआ है तो किस तरीके की फीलिंग हो रही है? मतलब बच्ची अब एक स्टार बन गई। बहुत खुशी हो रही है। आप लोग कहाँ रहते हैं? जयपुर में क्या करते हैं आप? जयपुर मेरा काम मूर्ति पेंटिंग का है जी, और जयपुर मेन सिटी के पास ही रहते हैं। कैमरा पर्सन हनु सैनी के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, और राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।